हेलो एवरीवन। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम पार्ट 6 डिस्कस कर चुके हैं हिंदी, सामान्य हिंदी के बारे में। और ये जो वीडियो है इसका पर्पस यूपीएसआई 2021 में जो एग्ज़ाम होना है अ, उसको कवर करना है। ये 40 क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू सीरीज के जो 12 दिसंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, उसके क्वेश्चन है। और ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्ज़ाम होना है उसमें भी हिंदी आती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एमपीएसआई मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और एसएससी जीडी जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये जो यूपीएसआई जो है उत्तर प्रदेश एसआई, उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फेज़ नंबर फर्स्ट जो होता है वो रिटर्न एग्ज़ाम होता है। फेज़ नंबर 2 फिजिकल रहता है और फेज़ नंबर 3 जो रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो फेज़ नंबर फर्स्ट जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसका रिटर्न एग्ज़ाम का लिखित परीक्षा जो होती है उसका पूरा स्कीम है। इस तरीके से पेपर होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है। इस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 400 नंबर का टोटल रिटर्न एग्जाम होता है। फिर इसके बाद जो रिटर्न क्लियर करते हैं वो फिजिकल में आते हैं, और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। ठीक है, नौ क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 12 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट नंबर 2 हुई थी वहां से 40 क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो अपना टेस्ट अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कहाँ तक आपका स्कोर बन रहा है इस पूरे वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हिंदी भारत की खालिस्तान है। हिंदी विकल्प का चयन, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। ऑप्शन नंबर देखिए, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। राजभाषा वो होती है जो राज्य के कार्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से रिजु शब्द का वृद्धार्थी, रिजु मतलब होता है क्या? सीधा। वृद्धार्थी बताना है तो वक्र क्या हो जाएगा? टेढ़ा। रिजु मतलब होता है एकदम सीधा और वक्र मतलब हो जाता है टेढ़ा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इंदिरा डांगी जो है इनको 17वें रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के लिए गुणवाचक विशेषण। तो देखिए पहले विशेषण समझिए, विशेषण होते कितने हैं? विशेषण 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला होता था सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा होता है आपका संख्यावाचक, ठीक है, और चौथा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में परिमाणवाचक में कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे मैं बोल के बता रहा हूं, 10 किलो घी या 5 किलो शक्कर, 3 लीटर दूध, है ना, 5 मीटर कपड़ा, 6 मीटर समथिंग रस्सी। ठीक है, संख्यावाचक में कुछ इस तरीके से आते हैं, संख्या दी रहेगी उसमें, क्लियरली संख्या दी रहेगी। परिमाणवाचक नहीं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में यही डिफरेंस है, जैसे 5 अनार, 5 आम, काउंटेबल, 5 कोई भी चीज, है ना, 5 कैंची, 5 बुक्स। तो इस तरीके से संख्यावाचक आता है, और परिमाणवाचक में 10 kg, 5 kg, इस तरीके से 10 लीटर, है ना, इस तरीके से संख्यावाचक परिमाणवाचक हो गया। गुणवाचक में क्या होता है? कोई भी विशेषता के बारे में बताया जाता है, जैसे कि गुण उसका क्या है, लाल है, पीला है, काला है, हरा है, मोटा है, ताजा ताजा है। इस तरीके से गुण की जहां पे विशेषता बताएंगे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और पहला जो है वो सार्वनामिक विशेषण रहता है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जैसे यह लड़का जा रहा है, वह लड़की आ रही है, तो यह वह क्या है? ये सार्वनामिक है कि नहीं? ये बे यह वह, तो इस तरीके से ये सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये 4 टाइप के विशेषण होते हैं। यहाँ पे पूछा है गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, तो गुणबोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प को छांटना है। सारे के सारे 4 सेंटेंस देके रखे हैं, उनमें सही विकल्प को छांटना है जो सबसे बेहतरीन है। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, ये तो गलत है। तुम सफल नहीं हो सकते यहां से नहीं, बिना बिना कड़ी परिश्रम किए, कड़ी परिश्रम इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनेगा। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। बिना कठोर परिश्रम किए, किए तो गलत ही लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम यहां पर करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय सम्मान लंदन में दिया गया था? तो जो संजीव जो हैं, संजीव बड़े इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। इन्हें लंदन में जंगल जहां से शुरू होता है, ये जो रचना है, इसके लिए इन्हें ये इंदु शर्मा पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचना है, जैसे 30 साल का सफरनामा, क्या है? 30 साल का सफरनामा, अपराध, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल और खोज। खोज और ब्लैक होल, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, खोज, ब्लैक होल, 30 साल का सफरनामा, ठीक है, और दुनिया की सबसे हसीन औरत। तो ये संजीव जी की और कुछ इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जीवन क्या है निर्झर, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है। तो देखिए, अलंकार को पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार वो होता है जहां पे जानो, मानो, जनहु, मनहु, मानो, मनहु और मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु, इस तरीके के वर्ड आते हैं जिस भी सेंटेंस में, वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई सीन नहीं है। रूपक अलंकार क्या होता है? जब भी क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित रहता है, जैसे हरिपद कोमल कमल, तो इस तरीके से जब निषेध रहित उपमेय का उपमान में आरोप रहता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां पर यह जीवन क्या है निर्झर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कैसा है, यह जीवन क्या है निर्झर है, तो निर्झर मतलब होता है झरना, झरने के समान है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया देखिए, तो निर्झर क्या है, झरना हो गया, तो ये उपमान हो गया। तो उपमान को उपमेय से कैसा बता दिया तुमने, डायरेक्ट ही बता दिया कि ये निर्झर है। तो इस तरीके से जब आरोप लगाते हैं तो वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब भी लोक मर्यादा की बात इतनी बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है कि लोक मर्यादा पार कर जाती है, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार में होता है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक व्यतिरेक कर दिया जाता है। उपमान की अपेक्षा अधिक, मतलब ऐसा बता दिया जैसे चांद कलंकी बह निष्कलंकु। चांद कलंकी, जैसे एक एग्जांपल है, चांद कलंकी बह निष्कलंकु, तो इसका मतलब क्या हो गया, चांद कलंकी है, मतलब चांद में तो कलंक है, उसमें तो निष्कलंक, वो तो निष्कलंक है। तो जब इस तरीके के कोई सेंटेंस आ जाते हैं, तो वहां पर होता है व्यतिरेक अलंकार। मतलब क्या हुआ कि जो उपमेय है, उपमेय को आपने उपमान से भी ऊपर बता दिया, तो वो हो जाता है व्यतिरेक अलंकार। अतिशयोक्ति ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उत्प्रेक्षा में मैंने वर्ड की पहचान बता दी है, और ये है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमान जो रहता है, उपमान का उपमेय में निषेध रहित आरोप लगाया जाता है। जैसे यह जीवन क्या है, जीवन को बता दिया निर्झर है, झरने के समान, निर्झर मतलब झरना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें, प्रतिकूल नहीं, स्वभाव के प्रतिकूल कौन काम करता है, सही वाक्य चुनना है ना। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के, ये तो स्वभाव ही गलत लिखा है, ये स्वभाव दो सही लिखे हैं अकेले, ठीक है। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, याचना शब्द का बहुवचन बताएं। बहुवचन क्या होता है, देखिए बहुवचन बनाने के, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, जो एक वचन रहता है उससे बहुवचन बनाने के 5 इंपोर्टेंट नियम है। एक तो ये जोड़ के बनाते हैं, सिंपल ए, ये लगा देंगे, और ए पे बिंदी, ए एडी, और दूसरा ये ए एडी पे बिंदी, और तीसरा ए एडी पे चंद्र बिंदी, ठीक है। और चौथा जो रहता है वो या रहता है, या, और या पे चंद्र बिंदी, और पांचवा रहता है ओ, इस तरीके से।
इस तरीके से हम पांचों तरीके से, इन पांचों तरीके से ज़्यादा नहीं आता है, और ना इनसे पांचों तरीके से बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इनसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जब भी हम एक वचन होगा ना, ये सब लगा के हम बहुवचन बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए याचना, सबसे पहले वर्ड की पहचान करना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो याचना क्या है? याचना, याचना एक स्त्रीलिंग में, देखिए इसमें क्या पीछे ना आ रहा है ना, तो ये अकारांत है। क्या है? अकारांत। अकारांत मतलब पीछे आपके क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, अकारांत वर्ड है, ठीक है। बट याचना की जाती है ना। तो याचना अकारांत वर्ड है, और ये एक स्त्रीलिंग में आ रहा है। किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में आ रहा है और अकारांत वर्ड है, तो हम हमेशा इसका यूज करेंगे यहाँ पे चंद्रबिंदी, तो इसका याचना हो जाएगा, ठीक है। और अगर कभी अकारांत पुल्लिंग आएगा तो हम ये अकारांत पुल्लिंग में हम यूज करेंगे, अकारांत पुल्लिंग के लिए हमें हमेशा ये यूज करेंगे, और अकारांत स्त्रीलिंग के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है, अकारांत। और जितने भी औकारांत, इकारांत, औकारांत इस तरीके के वर्ड आएंगे तो उनके लिए हम ये यूज करेंगे या, ठीक है। जैसे यहां पर आ रहा था अकारांत, तो अकारांत के लिए हम ए एडी पे चंद्रबिंदी का यूज कर देंगे। और ये कहाँ पे यूज करेंगे? जब भी स्त्रीलिंग होगा ना कोई भी वर्ड, और उस पे ये या का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? याचना क्या हो जाता है? एक स्त्रीलिंग वर्ड हो जाता है, और स्त्रीलिंग में भी आकारांत है, पीछे आ रहा है, तो वहां पर ए एडी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से विपिन शब्द का समानार्थी। विपिन मतलब क्या होता है? विपिन मतलब होता है वन। वन को हम अटवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटवी। अटवी, अरण्य, अरण्य और कानन, ये तीन चार चीजें और बोलते हैं। अटवी, अटवी, अरण्य, कानन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है विपिन का समानार्थी, तो कानन हो जाएगा, ठीक है। और अनल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब होता है आग, जिसे होतासन भी बोलते हैं हम, कृशाणु भी बोलते हैं। होतासन, कृशाणु, और रोहिताशव, रोहिताशव, और वायुसुख। क्या बोलते हैं? वायुसुख। आग को हम वायुसुख भी बोलते हैं, वायुसुख, ठीक है। और एक और वर्ड देके रखा है अमी। अमी का मतलब होता है अमृत। अमी ये भी बोलते हैं, अमी, पीयूष बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, और एक और बोलते हैं मधु और सोम और अमृत, ठीक है। तो ये अमृत के हो जाएंगे। यहाँ पे अकेला विपिन का पूछा था, तो विपिन का कानन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी करेक्ट है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन, ये तो जीवन ही गलत लिखा है। जीवन क्षण, क्षण भंगुर, देखिए क्षण ऐसा लिखा जाता है, ये तो क्षण ही गलत लिखा है। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पहला और डी, फर्स्ट और डी में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। देखिए सेम चीज़ लिखा है, व्यर्थ नष्ट ना करें, है। तो ये है पे जो एक बिंदी एक्स्ट्रा लगा कर रखी है, इसे हम अलग कर देंगे। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, व्यर्थ नष्ट ना करें। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अल्पाहारी, अल्पाहारी उसे बोलते हैं जो कम खाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते जाते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। देखिए टट्टू, ऊ आ रहा है ना, और टट्टू क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका हमको बहुवचन बताना है। तो टट्टू का टट्टुओं, टट्टुओं इस तरीके से नहीं होगा, ओ, टट्टुओं। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पढ़ने ही से ये एकदम पुल्लिंग लग रहा है, मतलब बहुवचन बन रहा है इसका, टट्टुओं, ठीक है। टट्टू मतलब एक, और टट्टुओं मतलब बहुत सारे टट्टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं। अलंकार दो ही टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक जैसे कि हम ऑलरेडी पहले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक पैराग्राफ रहता है, एक गद्यांश रहता है, उसमें पूरे गद्यांश को पढ़ना रहते हैं, उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, उन पर आपको जवाब देना पड़ती है। तो देखते हैं क्या है। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है।
अवलंबन का अर्थ है आश्रय या सहारा आप बनाना, किसी दूसरे का बोझ ना बनकर या किसी पर निर्भर ना होकर, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रितता त्याग कर सब प्रकार से दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा व प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। ठीक है। मानव जगत में दूसरे पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतः बाह व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नचाने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई पड़ देती है, तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पूर्ण कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ठीक है, तो स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, ये तो एकदम उचित शीर्षक हो जाएगा, क्योंकि ये पे स्वावलंबन की बात कर रही है। स्वावलंबी जीवन स्वावलंबन है, परावलंबन नहीं। संसार में परावलंबन नहीं, स्वावलंबन स्वर्ग का जीवन। क्योंकि यहाँ पर जो परावलंबन है उसको तो बहुत तुच्छ बताया है, तो स्वावलंबन स्वर्ग का जीवन का एक उचित गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया को कठपुतली बोला है। क्या कठपुतली होती है कि नहीं? जैसा उसको आप नचाओगे वैसा नचती रहेगी। ठीक है, तो अगर जो परावलंबन व्यक्ति रहता है, हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है, तो वो कठपुतली की तरह काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। बाध्यता और व्यवस्था, देखिए सरल वाक्य वो जो रहते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, वो सरल वाक्य के रहते हैं। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या रहती है? उनमें और, तथा, अथवा, इसलिए, इस तरीके से वर्ड्स से जोड़ के जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। किंतु परंतु इसलिए अथवा वरना, किंतु परंतु इसलिए अथवा वरना, और इसलिए तथा, इस तरीके से जो वर्ड आएंगे तो उन्हें संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, और एक होते हैं मिश्र वाक्य या आश्रित वाक्य। एक ही बात रहती है, जो वाक्य किस अपना मुख्य वाक्य पे आश्रित रहता है उन्हें बोलते हैं आश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। अनेक देखने योग्य दर्शन स्थल भारत में है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने, ये तो गलत है। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। देखने देखने दर्शनीय का मतलब ही देखने योग्य होते हैं भारत में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो ब्राह्मी से क्या? देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि है, जो हम लिखते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, देवनागरी। रतिपति, रतिपति मतलब देखिए, रतिपति शब्द का समानार्थी, रतिपति उन्हें बोलते हैं जो मनोज हैं, मनोज, मदन। रतिपति रति के पति हैं, जो जिन्हें मनोज बोलते हैं, मदन बोलते हैं, और कामदेव भी बोलते हैं, कंदर्प भी बोलते हैं, कंदर्प। कंदर्प, पंचसर और मीन केतु। पंचसर भी यहाँ पे जो वर्ड आया है, पंचसर भी रतिपति का है, और मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु। ठीक है, मीन केतु, पंचसर, कंदर्प, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं रतिपति के, या फिर मनोज और मदन। ठीक है, और अलकापुरी, अलकापुरी को कुबेरपुरी भी बोलते हैं, और कुबेरों की नगरी। ठीक है, कुबेरों की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, और निशाचर जो रात में, निशा यानी रात्रि, और चर मतलब विचरण करने वाला, राक्षस। निशाचर को राक्षस भी बोलते हैं। ठीक है, और जगदीश का मतलब होता है स्वामी, भगवान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, तो कैसे हो जाएंगे? निरुत्तर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो देखिए, जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है, और मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की कुछ फेमस रचना है, जैसे कि गौरा, आकाशदीप, अतीत के चलचित्र, नीरजा निहार,
रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, अतीत के चित्र और गौरा, ये महादेवी वर्मा की बहुत ज्यादा फेमस रचना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे लोकायतन, मानसी, चितंबरा, युगवीणा, पतझड़, बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद की लहर, आंसू, कर्मभूमि, जयशंकर प्रसाद की लहर, आंसू, कर्मभूमि। ठीक है, और स्कंदगुप्त, है ना, इस तरीके की जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई। सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन, पतझड़, युगवीणा, चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा इनकी फेमस है, और बूढ़ा चांद। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएंगी। तो जयद्रथ वध किसकी हो गई? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, कई वो तो काउंटेबल और मतलब निश्चित, संख्यावाचक तो है पहली बात तो। ठीक है, तो संख्यावाचक, ये संख्यावाचक होगा, और कई मतलब अनिश्चित है। ठीक है, कई का बोला है तो अनिश्चित। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई, है ना, काउंटेबल, निश्चित नहीं है, क्योंकि निश्चित होते तो उनकी संख्या लिखी होती। कई अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ढोल के अंदर पोल मतलब दिखावा कुछ और गुण कुछ, औकात से बढ़कर सपने देखना, मूर्ख व्यक्ति सेखी बगारना, कहीं ठो दिखावा कुछ, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं है। ढोल के अंदर पोल है भाई वो तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। तेज गर्मी में चलने के कारण वह खालिस्तान हो गया। गर्मी में कोई तेज चलेगा तो क्या होगा? बेहोश होगा, अचेतन। ठीक है, निर्जीव नहीं होता, मृत नहीं, मरते नहीं है, निश्चित अचेतन मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विदित ने खालिस्तान मित्रों से कहा कि खालिस्तान उदित को गेंद चाहिए। विदित ने अपने अपने मित्रों से कहा, अपने क्या हो जाएगा? अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, उसकी आप उदित को गेंद चाहिए, इस तरीके से तो बड़ा नहीं, उसे उसे उदित की गेंद चाहिए। हाँ, इन उदित ने इन मित्रों से कहा, अपने मित्रों से कहा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन रख के देखेंगे आप सही से नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। सरसिज, देखिए सरसिज मतलब होता है कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में कैसे? नलिन, नलिन मतलब भी होता है कमल। जलज पंकज, जलज पंकज, अरविंद सरोज, और जो एक इंपॉर्टेंट है वो है क्या बोला था? पंकज हाँ पंकज, नलिल, नलिल का मतलब हो जाता है पंकज। ठीक है, और द्रग, द्रग का मतलब तो पता है, द्रग मतलब होता है लोचन, द्रग लोचन, और चक्षु भी होता है, लोचन होता है, अक्षी होता है, बिलोचन होता है। तो ये द्रग का हो गया। नौकर का, नौकर, चाकर, और परिचा वो क्या बोलते हैं, नौकर, चाकर, भृत्य, इस तरीके से नौकर के हो जाएंगे, द्रग हो जाएगा। आदेश, आज्ञा, नलिल में और क्या आता है? नलिल में जलज भी आता है, नील भी आता है, और नीम भी आता है, और नीम भी आता है, बारी भी आता है। ठीक है, बारी, बारी मतलब भी कमल होता है। ठीक है, बारी, बारी, कमल, नलिल और सरसिज। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अर्थ के अनुसार खालिस्तान के कुल खालिस्तान भेद हैं, सही विकल्प का चयन करें। देखिए, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय, क्रिया, संबंध बोधक अव्यय के तो 8 रहते हैं, एकदम करेक्ट है। क्रिया विशेषण 7 नहीं रहते, निपात के चार। कुल अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय जो रहते हैं उसके 8 भेद रहते हैं। कितने भेद रहते हैं? 8 भेद रहते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे कि संबंध बोधक अव्यय, अव्यय देखा जाए तो अव्यय जो रहता है, अव्यय वो वर्ड रहते हैं जिनका संज्ञा सर्वनाम के माध्यम से हम उनका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है,
संज्ञा सर्वनाम के हिसाब से उन्हें तोड़ मोड़ नहीं सकते। तो अव्यय रहते हैं 4 प्रकार के। पहला जो अव्यय रहता है वो रहता है क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा जो अव्यय रहता है वो रहता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो रहता है समुच्चय बोधक अव्यय रहता है, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और चौथा जो रहता है वो विस्मयदेही बोधक अव्यय रहता है। विस्मयदेही बोधक अव्यय जैसे छी छी, ए ओ, इस तरीके से जब भी आश्चर्यचकित चिन्ह जाता है तो वो विस्मय बोधक अव्यय रहता है। और समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, कोई भी चीजें के बारे में जो समुच्चय बोधक मतलब कुछ जोड़ने का मतलब जोड़ने वाले शब्द इसमें आते हैं समुच्चय बोधक में, ठीक है। और संबंध बोधक में एक दूसरे से संबंध बताते हैं, के पास उसके, इस तरीके से, है ना। तो ये कितने रहते हैं संबंध बोधक, 8 रहते हैं, ठीक है। और एक और जो रहता है वो क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में विशेषता बताता है कि कब कहाँ कैसे कोई क्रिया हुई, क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस तरीके से 4 अव्यय रहते हैं और ये रहते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय 8 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये उपमा अलंकार के भेद हैं। चार भेद रहते हैं। जैसे सिया मुख चंद्र सा, एक कथन है सिया मुख चंद्र था, तो सिया का मुख कैसा, सीता जी का मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। समान गुण धर्म क्या हो जाएगा, सा की बात आ रही। और वाचक क्या हो जाएगा, मुख, मुख के बारे में बात कर रहे हैं ना। साधारण धर्म क्या, वाचक, वाचक में अक्सर देखिए, वाचक में सा समान, सा आ रहा है ना वाचक में, तो सा, चंद्र सा आ जाएगा, ठीक है। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा, क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुख आ जाएगा यहाँ पे। साधारण धर्म क्या हो जाएगा, मुख, ठीक है। और जो उभयनिष्ठ गुण रहता है वो साधारण धर्म या गुण, धर्म या गुण मतलब वो जो गुण जो दोनों में तुलना की जा रही, तो वहां पर होता है। तो ये सारे के सारे उपमा अलंकार के टाइप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई उदार, उदार बहुत ज्यादा लिबरल, और कोई कैसा रहता है, संकीर्ण। कोई धनवान तो कोई निर्धन, धनवान का उल्टा क्या, निर्धन, और उदार का संकीर्ण। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, रघुपति राघव राजा राम। देखिए रा सारे शब्द में एक की रा की आवृत्ति हो रही, तो वहां पर अनुप्रास, जब भी एक भी व्यंजन शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार वो होता है जैसे मंगत को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पे पट, मंगत को देख पट देत बार बार, तो पट एक ही शब्द के दो यहाँ पे अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक ही शब्द में दो दो अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां पर श्लेष, श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना, तो वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। यहाँ पे है आपका अनुप्रास अलंकार। उपमा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उपमा अलंकार के बारे में, ठीक है। और रूपक अलंकार वो होता है जब भी उपमेय में उपमान का निषेध आरोपण लगाया जाता है, तो वहां पर होता है रूपक अलंकार, ठीक है। और उपमा में क्या होता है, से सा समान सदृश, इस तरीके से जो वर्ड आते हैं तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। और यहाँ पर है रघुपति राघव राजा राम, तो इस तरीके से ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। कोई सा भी रखोगे, चैन की बंसी बजाना चाहिए, भाई चोरी करके चैन की बंसी क्यों बजाएगा कोई, ठीक है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, लज्जा किस लेखक की, तो लज्जा जो है ना तस्लीमा नसरीन, जो कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर इनका, वहां रहती हैं ये तस्लीमा नसरीन। लज्जा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और लज्जा के अलावा जो है इनकी, केवल लज्जा ही नहीं, इसमें एक फ्रेंच लवर भी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है। तस्रीमा नसरीन की फ्रेंच लवर और लज्जा दो इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। अभी जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार की बहुत सारी रचना है, जैसे कि टकराहट हो गया, मंथन हो गया, सोच विचार, साहित्य और संस्कृति हो गया। तो इनकी साहित्य और संस्कृति, सोच विचार, टकराहट जैनेन्द्र कुमार की रचना हो गई। सुनीता, कल्याणी, ये इन्हीं की रचना है सारी, है ना। यशपाल, यशपाल यशपाल की यशपाल की झूठा सच, झूठा सच बहुत ज्यादा फेवरेट उपन्यास है, झूठा सच। और न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, बात बात में बात,
और देखा सोचा समझा, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, और झूठा सच, न्याय का संघर्ष, ये चार इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और कन्हैयालाल मिश्र की भी बात कर लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिन पूरा नाम है जिनका, जैसे माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार, और जिंदगी मुस्कुराई, ये इनकी बहुत फेवरेट रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे लज्जा की बात करें तो लज्जा है तस्लीमा नसरीन जी की। ठीक है, और ये बाकी कन्हैयालाल मिश्र की माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो बिल्ली का आप बोलेंगे बिल्ला, तो गलत है, बिलाव तो है ही नहीं, बिल्लू तो है ही नहीं, बिलाव, बिल्ली का क्या होता है? बिलाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। उन्नति, प्रमोशन, किसी भी की पोस्ट को बढ़ाकर ऊपर कर देना, उसका उसे बोलते हैं उन्नति या प्रमोशन। शब्द का विलोम पूछा, उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति, मतलब उसका पोस्ट का डिक्रीमेंट कर दो नीचे की तरफ, तो अवनति। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। शीशम, इस शब्द का लिंग बताना है हमको। शीशम क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? देखिए, शीशम का वृक्ष, तो इस तरीके से हम पढ़ पूरा सेंटेंस बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, इन ऐसे शब्दों का कुछ नहीं है, आप सेंटेंस बना के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है, अदरवाइज याद नहीं कर सकते कि शीशम पुल्लिंग है, इसको याद रख लो, फिर ये स्त्रीलिंग है, इसको याद रख लो, ऐसे अनंत शब्द हैं, आप कहाँ तक याद रखेंगे? तो पुल्लिंग शीशम से आपने, शीशम का वृक्ष, तो एक शीशम का वृक्ष खड़ा है, तो इस तरीके से एक सेंटेंस बन गया, तो ये पूरा सेंटेंस आपको बता रहा है कि ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरी की तरह, भेड़ बकरियों मतलब वचन बदलना है, भेड़ बकरियों, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बकरियां, भेड़ों बकरियां नहीं, भेड़ बकरियों। जब भी देखिए चेंज करना है तो ये तो सेम ही रहेगा भेड़, और ये हो जाएगा बकरियों। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ बकरियों। ठीक है, ये तो, ये भेड़ बकरियां, बकरियां ऐसा नहीं लिखा है, बकरियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ना मतलब कभी कोई खटाई में पड़ जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय ना होना, निर्णय बहुत, निर्णय ना होना, खटाई में पढ़ना यानी निर्णय ना होना, निर्णय नहीं ले पाना, पछतावा करना वो तो अलग ही बात है, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना, खटाई में पढ़ना। ठीक है, खटाई में पड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, कभी कोई चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाते तो वो खटाई में पढ़ना, तो बोलते हैं तुम तो खटाई में पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। शाम तक की, भविष्य की बात कर रहा है, तो ये तो भूत और वर्तमान खत्म, और संभाव है और सामान्य है, सामान्य तो है नहीं, संभावना भी बता रहा है भविष्य में भी, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिरी, आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। आटे दाल का भाव मतलब कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव कब मालूम पड़ेगा? जब बहुत से छोटी छोटी चीज आदमी करना शुरू कर देगा, तब उसे पता चलता है कि आटे की रेट क्या है, दाल का कीमत क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 7 यहाँ पे फिनिश होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी, पार्ट नंबर 8 आएगा। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी और एमपीएसआई और एसएससी जीडी और यूपीएसआई के, यूपीएसआई के तो फेवरेट, मतलब यूपीएसआई के तो ये ओल्ड पेपर पीवाई क्यू क्वेश्चन है ही, और इसके अलावा जितने भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी सामान्य हिंदी आती है, उस उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत जल्दी हम पार्ट नंबर 8 में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।